और अपने बारे में खुद ही बताएंगे। मैं बस इतना जानता हूँ कि शैलेंद्र भाई एक चैंपियन है, और आधा काम तो इनकी पर्सनालिटी कर जाती है। 6 फुट कितने इंच के हैं आप शैलेंद्र जी? 6 फुट 2 इंच है सर। 6 फुट 2 इंच है तो आधा काम तो ऐसे ही बन जाता है इनका। ठीक है। सामने वाला पर्सनैलिटी से ही प्रभावित हो जाता है, और उसके बाद बातों के जादूगर हैं। और पुलिस में रहते हुए भी पुलिस की तरह बहुत कम दिखते हैं बिहेवियर इनका, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को इन्होंने बहुत लंबे समय से किया ही नहीं है, जिया है। और इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों के जो गुण होते हैं पर्सनालिटी में, वो सारी इनके अंदर आ चुकी है। इसलिए एक कॉम्बो है, एक पुलिसमैन भी है, सुरक्षा कर्मी भी है, और साथ में एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल भी है। और जब देखो, जब ये आए थे ना, शैलेंद्र जी ने जब ज्वाइन किया था, तभी इनके माइंड में था कि मुझे 1 साल में शिक्षक करना है। ठीक है। तो जो आप सोचते हैं, जो अपने आप को मैसेज देते हैं, मैं सही हूँ शैलेंद्र जी? आपके दिमाग में बिल्कुल पहले, सही है सर। तो हम ना कई बार ना हम मैसेज ही गलत देते हैं कि नहीं नहीं, शिक्षक तो 1 साल में 20 मशीन हो जाए तो बहुत है। तो वही होगा आपके साथ। जितने भी विनर्स हैं ना, उनका मैंने देखा है कि वो बड़ा सोचते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, और फिर काम पे लग जाते हैं। ठीक है। तो ये पहले सबक हम लोगों को लेना चाहिए कि लक्ष्य इतना बड़ा बनाना चाहिए कि या तो लोग मजाक उड़ाएं, या तो आपको डर लगे। लक्ष्य बड़ा ही होना चाहिए। और बड़ा लक्ष्य बना के अगर आप 80%, 70%, 90% भी अचीव कर लेते हो ना, तो भी आप जीतते हो। छोटा गोल बना के अगर आप जीत भी गए तो आप हार जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि वर्चुअल क्लैपिंग के साथ, ठीक है, वर्चुअल क्लैपिंग के साथ और चैट में आप वेलकम लिख सकते हैं, शैलेंद्र जी को इनवाइट करें। हाँ। जो शैलेंद्र जी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो क्या है? सबसे बड़ी खूबी ये है कि जैसे एक इंसान फ्रेशर जिंदगी में पहली बार आता है, हम्म, तो उसके अंदर जो जुनून होता है, आज तक देखा है कि जब 10-15 साल से कोई नेटवर्किंग कर रहा हो तो उसमें वो जुनून नहीं बचता। बिल्कुल। अनुभव आ जाता है, अनुभव के दम पे वो बहुत बड़ा कर जाता है, वो एक अलग बात है, मगर जुनून नहीं रहता उसके पास। हम्म, शैलेंद्र जी के पास वो जुनून आज भी है। हाँ वो तो कहीं न कहीं जो एक बच्चा है वो आज भी जिंदा है, जो अंदर। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जब हमें स्टार्टअप करना है तो वो मेहनत आज भी है। मुझे मालूम है कि कितने मेहनती है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खासियत है जो इस जर्नी में रही, वो थी इनकी मेहनत। पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए जिस टाइम इन्होंने ज्वाइन किया था, उस टाइम एक हार्ड ड्यूटी में थे ये, मौके के उस टाइम बहुत हार्ड ड्यूटी थी वो। उसके अंदर बंदा 10 मिनट घर से उधर नहीं हो सकता, वो ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। छोड़ के गायब नहीं हो सकता बंदा अपनी चेयर को छोड़ के। इन्होंने उस ड्यूटी को करते हुए इस सिस्टम को किया। और उस दौरान जो इनकी जो हार्डवर्क था कि पहले ड्यूटी पे जाना है 35 किलोमीटर, फिर वापस आना है, और उसके बाद में बचे हुए टाइम के अंदर कैंगन के डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं। तो मैंने वैसे भी जिंदगी में पाया कि हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं होता, और वो शैलेंद्र जी में मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जो सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने कभी बहाने नहीं किए। इनको मालूम था कि जब बिजनेस जिंदगी में खुद के लिए किया जाए, फिर बहाने किसके लिए है, या खुद के लिए। ये क्लियरिटी जिंदगी पहले से थी शैलेंद्र। तो एक खास बात जो सुभाष जी कहना चाह रहे थे, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि शैलेंद्र जी ही वो शख्स हैं जिन्होंने सुभाष मंडा जी को किसी जमाने में 15 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए थे। मतलब ये सीनियर थे उनके, अपलाइन थे, और उनके गुरु थे। और आज मैं, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि जिसको आप लेके आए हो, उसके नीचे फिर आप ज्वाइन तो कर ही रहे हो। आज सुभाष जी के नीचे है शैलेंद्र जी, लेकिन इन्होंने अपना ईगो नहीं रखा, और
सुभाष जी को अपना गुरु मानते हैं फिर, क्योंकि अपलाइन गुरु होता है। कल ये गुरु थे, आज उनको गुरु बना दिया है, और वो जो कहते हैं वो ये मानते हैं। ये बहुत बड़प्पन है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच हम लोग शैलेंद्र जी को इनवाइट करेंगे, क्योंकि शैलेंद्र जी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, 1 मंथ में जो सिक्से हुआ इनका, 14 महीने में सिक्से किया, और सिक्से वाले मंथ में 46 सेल्स इनके अंदर गया है। 46 सेल्स के साथ किया है, जो अभी तक का मेरी टीम का एक रिकॉर्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ ये रिकॉर्ड सब लोग तोड़ेंगे, हमारी ही टीम में तोड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन अभी तक का तो ये रिकॉर्ड है। तो ओवर टू यू शैलेंद्र भाई, वेलकम। थैंक यू सर। ये जो भी अचीवमेंट है, सबसे पहले तो मैं बता दूं सर, ये मेरे अकेले का नहीं है। ये मेरी पूरी टीम का अचीवमेंट है, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की मेहनत की वजह से ये संभव हो पाया है। वरना अगर अपने 6 वाले मंथ में देखें तो 10 ज्वाइनिंग करना ही मुश्किल हो जाता है, 46 तो बहुत ज्यादा आगे की बात है। लेकिन मेरी टीम ने पूरी मेहनत की और जी जान लगा दिया। तो उन इसका पूरा श्रेय मैं मेरी अपनी टीम को देना चाहूंगा। इसके बारे में मैं अगर एक छोटी सी स्टोरी को रिलेट करूं कि इसमें क्या है मेरा रोल, तो एक स्टोरी रिलेट करवाना चाहूंगा, ताकि वो चीजें मेरे को रियलाइज होती रही कि मैं क्या हूं। एक बार एक गांव में एक पंडित जी हुआ करते थे, और अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए गधे के ऊपर वो मंदिर को बांध के पूरे गांव में फेरी लगाते थे। और गधा जब भी किसी भी घर के आगे जाता था, तो लोग उस घर में से निकल के मंदिर को पूजा करते थे, हाथ जोड़ते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। और कुछ भले लोग गधे को रोटी भी दे दिया करते थे। कोई गधा दुकान के आगे जाता, तो वो भी वही सेम ही हाथ जोड़ते, पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते, और गधे को कुछ भले लोग गुड़ भी दे दिया करते थे। तो गधे को लगातार ये कई सालों तक प्रक्रिया चलती रही। तो गधे को वहम हो गया जी, कि पूरे गांव के लोग तेरी पूजा करते हैं और आप तो पंडित जी के साथ बंधे हुए हो। और दूसरे दिन जैसे ही पंडित जी ने गधे के ऊपर मंदिर बांधने की कोशिश की, गधे ने दुलत्ती मारी और दौड़ा गांव की तरफ कि चलो चलते हैं। और जैसे ही जिस घर से उसे रोटी मिलती थी, उसके आगे जाके बोला कि मैं आ गया हूं। और जब घर मकान के मालिक ने देखा कि महाराज आज अकेले ही आए हैं, तो अंदर से 7 फुट का बांस लेके आए और 2 धड़ाक से लगा दी। गधे को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जिस दुकान से उसको गुड़ मिला करता था, उसके जाके भी आगे वो बोला। और जब कई देर तक उसको कुछ नहीं मिला और बार बार बोला, तो उस टाइम दुकान के मालिक ने भी उसको वही 7 पोरी वाले बांस से लगा दी। गधे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअल में जो पूजा हो रही थी, वो उस मंदिर की हो रही थी जो उसके ऊपर है, गधे की नहीं हो रही थी। आज अगर मैं देखूं कि जो भी ये नाम या ये बोला जाता है कि वर्चुअल तालियां बजाई हैं, ये सारा श्रेय सिस्टम को जाता है और मेरी टीम को जाता है। अगर ये सिस्टम नहीं है, तो आज से पहले ही भी सिलेंडर जोड़ता, कोई पूछने वाला नहीं था। और ये सब कुछ जो हो रहा है सिस्टम की वजह से है। और पूरी टीम ने मेहनत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू मेरे यारों। हम मिलके और बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। हर जब नई पिन आएगी, उसमें हम रिकॉर्ड के साथ ही एंट्री करेंगे। दूसरा, ईश्वर का धन्यवाद कि ये समझ में आया मेरे बिजनेस की करना चाहिए। और सुभाष जी मंडा, मेनपाल सर, दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली सुभाष जी का अगर मैं मानूं कि इस बिजनेस में अगर कोई आदमी मुझे स्टार्टअप करा सकता था, तो वो सिर्फ सुभाष जी हो सकते हैं पूरी दुनिया में। दूसरे आदमी के पास ये ताकत शायद नहीं होती कि वो मुझे स्टार्टअप करा पाते, क्योंकि मैं पूरी तरीके से थक चुका था, हार चुका था उस टाइम पे। और जो कंडीशन थी उस टाइम की, वो कंडीशन इस तरीके की थी कि हालात ही नहीं थे स्टार्टअप करने के या शुरुआत करने के। इस बिजनेस को स्टार्टअप करने से 1 महीने पहले जस्ट मेरे साथ में लगता हुआ प्लाट था, मेरे मकान के जस्ट लगता हुआ 50-70 का प्लाट। और ईश्वर की ये रजा रही कि सारी इस तरीके की घटनाक्रम हो रहे थे कि जो मुझे ये बिजनेस करवाने के लिए, भविष्य के लिए तैयारी हो रही थी। ईश्वर की ये कृपा थी कि ईश्वर कुछ रच रहे थे मेरी जिंदगी के लिए। जो उस प्लाट को मुझे लेना पड़ा, कुछ भी नहीं था मेरे पास उस टाइम, पैसा था ही नहीं। जितने भी 1-2 लाख रुपए मेरे पास जमा पूंजी थी वो लग गए। मैं अपने रिश्तेदारों दोस्तों से जितना भी उधार ले सकता था, जितना मैक्सिमम रीच तक मैंने ले लिया। मेरी पत्नी ने भी
मुझे बहुत सपोर्ट किया इस प्लाट को लेने के लिए। उसने 6 लाख के गहने भी मुझे सपोर्ट के लिए दिए कि गहने तो फिर भी आ जाएंगे, प्लाट पास में लगता हुआ नहीं मिलेगा। मेरे पीएफ में, एसआई और जीपीएफ में जितना भी मैं ले सकता था मैंने मैक्सिमम लिया, और उसके बाद में भी मुझे एचडीएफसी का 50 लाख का लोन लेना पड़ा उस प्लाट को लेने के लिए। मेरी 65 हजार की जो कट पिट के खाते में सैलरी जमा होती थी उसमें से 50 हजार ईएमआई आ रही थी। सोचिए कि सरवाइव करने के लिए 15 हजार रुपए थे मेरे पास, और पूरे महीने में जिसमें घर का खर्चा चलाना था और 2 बच्चों की पढ़ाई भी थी, जिसमें से एक बच्चा मेरा बाहर पढ़ रहा था। तो सोचिए जब बाहर बच्चा पढ़ता है तो कितना खर्चा होता है। उस कंडीशन में आके सुभाष जी बोलते हैं कि चलो लेते हैं मशीन और काम शुरू करते हैं। तो सोचिए, मशीन लेने के तो सपने आने की भी संभावना नहीं थी कि मैं नहीं ले सकता था। ये हालात थे मेरे उस टाइम। सुभाष जी मेरे पास आए कि स्टार्टअप करते हैं और इस बिजनेस को साथ में ये मशीन लेते हैं। तो मैंने कहा 3 लाख रुपए सुभाष जी संभव ही नहीं है, मैं सपना भी नहीं ले सकता 3 लाख का। सुभाष जी ने कहा मिलके कर लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आपके होने से काम नहीं चलेगा सर, पैसे चाहिए 3 लाख, वो कहां से लाए, 50 लाख ऑलरेडी है। तो सुभाष जी ने सामने से जवाब दिया जब 50 उतरेंगे वहां 53 भी उतरवा लेंगे, कोई टेंशन मत लो। मैंने कहा आप मेरा दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। तो सुभाष जी ने सामने से जवाब दिया कि कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है, पहले से चुभे हुए कांटे का दर्द है वो कम हो जाएगा निकलने के बाद में, आप ले लीजिए मशीन। मैं कह रहा हूं ना कि वाकई में ये काम करेगा और अपने मिलके बहुत बड़ा अचीवमेंट लेंगे। मैंने कहा मैं आपके सामने रो नहीं रहा हूं, बाकी अंदर की हालात वैसे ही हैं। करना मैं चाहता हूं लेकिन हालात ऐसे है कि मैं ले नहीं सकता। तो सुभाष जी ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा कि मेरे दादाजी थे गांव में, पड़ोस में रहते थे, मेरी भतीजी 5 साल की थी तो वो गिर गई, चोट लगी ना तो रोने लगी। और जब रोने लगी तो वो पूछने लगे कि ये क्यों रो रही है, तो बताया कि गिर गई थी इसलिए चोट लगी। कि रो तो रही है, इसके कान भी छिदवा दो, एक साथ ही दोनों दर्द एक साथ ही रो लेंगे, बार बार रोना नहीं पड़ेगा। तो ये दर्द भी ले लो, 50 उतरेंगे वहां 53 भी उतर जाएंगे। पूरी 2 घंटे तक हमारा डिस्कशन चला लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम अपने अपने काम की तरफ निकल गए। रात को 10:30 बजे मेरे व्हाट्सएप पे उनका एक मैसेज आता है कि दादा ये जो 50 लाख है ये सारी जिंदगी, सारी पूरी नौकरी करके 60 साल तक, 20 साल में चुकाने हैं या फिर 2 साल में उतारने का भी इरादा जुनून रखते हो। हकीकत बताता हूं, ये जो मैसेज भेजा गया था ये मेरे लिए वाकई में गर्म लोहे पे हथौड़े मारने जैसा था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि ये मुझे पता था कि 2 साल में ये हो सकता है। क्योंकि मैंने सुभाष जी को देखा था, तब तक उनका 6 से भी आ चुका था, और 6 से आ चुका था। अपनी वो बार बार अपना डीएसएस दिखा के भी जाते थे कि इस महीने इतनी क्लोजिंग हुई है, ये पे आउट बना है। तो अगर उनके साथ हो सकता था ये मेरे साथ भी हो सकता है। मेरे दिमाग ने इस आइडिया को कैच किया लिया, और उसके बाद में सबसे पहले सुबह मैंने फोन किया सुभाष जी को कि ये जो आप बोल रहे हो 20 साल वाला 2 साल में उतारने का जो प्रोसेस है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सुभाष जी ने हंसते हुए बोला पहले कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले तो आप ये डिसीजन लो कि क्या करना है क्या। मैंने कहा अगर संभव है तो करना ही है, अगर हो सकता है तो करना ही है। सुभाष जी ने 5 मिनट लिए मुझे उस चीज तक ले जाने के लिए, मुझे तैयार करने के लिए कि एक बार स्टार्टअप हो गए तो वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भविष्य में आप जाके मुझे कहें कि मेरे पास ऑलरेडी 50 लाख का लोन था और 3 और दिलवा दिया, फंसा दिया मुझे। ये नहीं सुनूंगा मैं उसके बाद में। मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूं। तब उस सुभाष जी ने बोला कि आपके मोबाइल में कितने लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट है। मैंने कहा 3,500 भी ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना, उस 3,500 लोगों में से 1,000 लोगों को कम से कम आने वाले 2 साल में डिमोस्ट्रेशन करना है। आंकड़ा बड़ा था लेकिन 20 साल से तो 2 साल में करने वाला जो मामला था वो बेहतर लगा मुझे। मैंने यस कह दी कि बिल्कुल मैं तैयार हूं। शिवाजी जी ने कहा रुकने नहीं दूंगा, जब तक 1,000 डेमो नहीं हो जाते तो आप मेरे को यह सवाल नहीं करोगे कि 50 लाख उतरे नहीं अभी तक। हाँ, अगर आप 1,000 डेमोस्ट्रेशन कर देते हो और उसके बाद में आपकी ये समस्या बनी रहती है तो चाहे वो 50 के 50 हो वो मैं भरूंगा, लेकिन 1,000 डेमोस्ट्रेशन से पहले आप मेरे से सवाल नहीं करोगे कि क्या हुआ।
और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी दिन 12 बजे मैंने अपने कान छिदवा लिए थे। दर्द में एक दर्द और ले लिया। मशीन का ऑर्डर लग गया। ऑर्डर लगने के बाद में जो दूसरा चैलेंज स्टार्टअप हुआ, मेरी पीलीभंगा थाना में पोस्टिंग थी। और थाने के जो जब भी पोस्टिंग होती है तो सुबह 5 बजे से स्टार्टअप होता है और रात की 11 बजे तक भी विश्वास नहीं है, और 11 बजे घर आने के बाद में भी आपको बुलाया जा सकता है कि आ जाओ फिर से। तो उस कंडीशन में 1,000 डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैंने जो डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे ड्यूटी के दौरान हो चाहे ड्यूटी के बाद में, एक डेमोस्ट्रेशन कम से कम करना है, प्रयास 2 के रहेंगे। मैं 8 बजे, सुबह 8 बजे निकलता था घर से और रात को 8 बजे आता था, और आप यकीन मानिए 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं किसी के घर में डेमो दिखा रहा होता था रोजाना। मेरा ये रूटीन था कि 8 बजे के बाद में 10-11 बजे तक हम घर में नहीं घुसते थे, कम से कम 1 या 2 डेमो दिखा के ही घुसते थे। लगातार 2 महीने के प्रयास के बाद में मैं 70 से ऊपर डेमो दिखा चुका था। मेरे पास एक भी क्लोजिंग नहीं थी उस टाइम तक। लेकिन शर्त यह थी कि 1,000 से पहले पूछना भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता था। लेकिन एक दिन फोन पे बात चल रही थी तो मैंने वैसे ही अपना दुखड़ा रोया कि सुभाष जी 2 महीने हो गए, क्लोजिंग नहीं हुई है अब तक। तो सुभाष जी ने हंसते हुए कहा कि 1,000 तक वेट करना है, उसके बाद में बात करना इस विषय पे। लेकिन एक आपको अगर खुशी मिले तो ये बता देता हूं कि पहले 3 महीने में मेरी भी नहीं हुई थी, अभी आपको 2 ही महीने हुए हैं। तो 3 महीने तक तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता कि होगी कि नहीं होगी, कि मेरी खुद की नहीं हुई थी। मेरा कुछ हौसला बना। अगले ही महीने अगले ही महीने मेरे पास एक क्लोजिंग आती है, और मेरे लिए वो दिन था कि उस दिन मैं घर पे हवा में उड़ता हुआ आया था कि मेरी स्टार्टअप हो गया। और मैंने सुभाष जी को सबसे पहले चेक मिलते ही फोन किया कि सुभाष जी मुहूर्त हो गया मेरा। तो सुभाष जी ने कहा बस इसी में अटकी हुई थी, कृपा आप देखना आएंगी। और ये महीना था 10वां 2023। उस महीने मेरी 4 क्लोजिंग हुई थी। 11वें महीने में मेरी 8 क्लोजिंग हुई थी। 12वें महीने की 25 तारीख तक मेरी 5 क्लोजिंग हुई थी। टोटल 17 क्लोजिंग हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि बिजनेस चल गया, अब कुछ प्रयास एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और जब 17 क्लोजिंग हुई तो मैंने 3 महीने की छुट्टी ली। आप विश्वास नहीं करेंगे, जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने की छुट्टी ली। और इस 3 महीने में मैंने इतनी मेहनत की कि मैं इस 3 महीने में 90 दिन में 20 दिन से ज्यादा घर पे नहीं रहा था। 70 दिन में घर से बाहर मेरा स्टे था। और मजे की बात यह है कि इस 3 महीने में मेरी एक भी क्लोजिंग नहीं हुई। सोचिए कि आपने 3 महीने की छुट्टी ली और बिजनेस करने के लिए, और एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है, और आपकी गाड़ी दौड़ रही है। शुरुआत हुई थी जनवरी की 6 और 7 तारीख को दिल्ली में प्रोग्राम था। शिवाजी ने बोला तैयारी करनी है। मैंने 17 लोगों की लिस्ट बनाई कि इन 17 लोगों को लेके जाना है, और 17 लोगों ने हाँ भरने के बाद में मैंने एक बस बुक की दिल्ली के प्रोग्राम के लिए, टेम्पो ट्रेवल 17 सीटर। उस 17 लोगों में से 15 लोगों को मैं उस बस में दिल्ली उस प्रोग्राम में लेके गया, जो कि बस का जो खर्चा था वो 34,000 रुपए का था, जो उसका किराया था। जिस प्रोग्राम में लेके गया वहां पे 2,000 रुपए की टिकट थी और 1,000 रुपए होटल का खर्चा एक नाइट का। वहां पे एक नाइट स्टे हुआ था, रात में हमने सफर किया और दूसरी रात वहां रुके और तीसरी रात वापसी। 5,000 रुपए पर व्यक्ति पे मेरा खर्चा हुआ था, यानी 75,000 रुपए तो मैं जनवरी में ही खर्च कर चुका था। और 3 महीने में मेरे 60,000 से ज्यादा का डीजल जला था, क्योंकि मैंने जो छुट्टी ली थी भागने के लिए और डेमोस्ट्रेशन के लिए ली थी, तो मैं घर में नहीं रुका एक दिन भी। 1 लाख 1.25 लाख से ऊपर मेरा खर्चा हो चुका था, और मेरी एक भी क्लोजिंग नहीं हुई। तो सोचिए क्या कंडीशन रही होगी। लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, हौसला नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रोसेस है, इससे गुजरना ही पड़ेगा। बार बार मैं काउंसलिंग कर रहा था मेरी अपलाइन के साथ। मैं सुभाजी से बार बार काउंसलिंग कर रहा था। सुभाजी बार बार मुझे हौसला दे रहे थे कि ऐसा होता है कि 17 क्लोजिंग के बाद में भी आपके 3 महीने खाली जाए, और यहां पे लोग छोड़ जाते हैं सर। लेकिन मैंने उस टाइम भी मैं लगा रहा, छोड़ा नहीं। यहां पे लोग खर्चा करने से डर जाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, इसीलिए मर जाते हैं कि वो खर्चा नहीं कर पाते। अगर आप दुकान खोली है और आप उस दुकान से पहले दिन ही आप सोचते हो कि मेरा घर का खर्चा यहीं से निकालना शुरू करूं, जो सेल होगी वहां से वो घर पे घर का सामान लाना शुरू कर दे, तो दुकान कभी आगे नहीं बढ़ेगी सर।
आप शुरुआत के 3 साल तो उस दुकान से जो आ रहा है वो उसी के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी दुकान में जब सामान बढ़ेगा तो अपने आप सेल बढ़ेगी और खर्चा भी निकलेगा और मजे भी आएंगे। मार्च के आखिर में जाके मेरी 4 क्लोजिंग हुई थी, 3 महीने बाद। 25 दिसंबर से लेके मार्च के आखिर में मेरी 4 क्लोजिंग हुई। और उसके बाद में अप्रैल मई जून, आज तक कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा है कि मेरी 10 से कम क्लोजिंग हुई हुई। लेकिन ईश्वर है सर, ये हर जगह परीक्षा लेगा कि क्लोजिंग हो रही है, लेकिन परीक्षाएं फिर भी लेगा कि ये लायक है कि नहीं है। ईश्वर ने फिर परीक्षा ली मेरी। अगस्त के महीने में मेरी 73 क्लोजिंग हो चुकी थी टोटल, और कंपनी का भी मेल आ गया था कि आप शिक्षे के लिए तैयारी कर सकते हो, अभी आप 73 क्लोजिंग हो चुकी है आपकी। कंपनी का मेल आया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि शिक्षे की। लेकिन वहां से परीक्षा शुरू होगी दूसरी। दूसरी परीक्षा ये शुरू हुई कि मेरी हर ग्रुप में टोटल मिला के 10-12 क्लोजिंग हो रही थी, लेकिन उसमें से 8-9 क्लोजिंग वो नॉन एटे में जा रही थी। काउंट 2 ही हो रही थी या 3 हो रही थी। सोचिए कि आपकी क्लोजिंग बम्पर हो रही है लेकिन नॉन एटे में हो रही है। और आम आदमी उस टाइम क्या करता है कि वो वहां दौड़ना शुरू करता है कि कैसे ये 100 हो। लेकिन मैंने उस मोमेंटम को तोड़ा नहीं। जहां से क्लोजिंग हुई थी मेरा फोकस और टाइम वहां सबसे ज्यादा लगा। खुशी बहुत हो रही थी और दर्द भी हो रहा था कि ज्वाइनिंग आ रही है, पैसा आए या नहीं आए, अचीवमेंट नहीं आ रहा है। क्लोजिंग हो रही थी, अचीवमेंट नहीं आ रहा था। सुभाष जी के साथ फिर काउंसलिंग होती थी। दर्द सुभाष जी के भी समझ में आया और ये दर्द धीरे धीरे मेरी डाउनलाइनों की समझ में भी नहीं आया। आप विश्वास नहीं करेंगे सर कि मेरी 2 डाउनलाइनों ने चल के मुझे वो तोहफा दिया कि जिंदगी में कोई दे ही नहीं सकता। और वो 2 डाउनलाइनें हैं अनिल जी नेहरा और उनके पुत्र, उनके पिताजी महावीर जी और प्रदीप जी बुडाणिया। इन दोनों ने, दोनों मेरी फोरे थे, और फोरे होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी 4-4 क्लोजिंग वनडे में लगाई ताकि मेरे काउंट हो। जिंदगी में एक बात बोलना चाहूंगा सर कि अगर शैलेंद्र जोड़ -3 हुआ तो ये 2 लोग -2 होंगे उस टाइम। अगर मैं -10 हुआ तो ये भी -10 जाएंगे। ये कमिटमेंट है मेरा आज इतने लोगों के सामने। कोई आदमी फोरे होने के बाद में इतना सेक्रीफाइस कर सकता है कि वनने में लगाए। वहां से मेरा हौसला बढ़ा और वो क्लोजिंग 73 से जो है वो 81 पे गई उस महीने। नेक्स्ट मंथ 11वें महीने में हमने 8 क्लोजिंग और की, 89 पे चली गई। और 12वें महीने में शुरुआत में एक मीटिंग बिठाई गई कि इस महीने हमने 6A करना है। लेकिन ऊपर वाला फिर परीक्षा ले रहा था। 3 दिसंबर को मेरे फादर इन लॉ साहब इस दुनिया से चले गए हमें छोड़ के। क्योंकि मेरी पत्नी अकेली है तो वो सारी जिम्मेवारियां मुझे निभानी थी। 3 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मैं अपने धर्म और कर्म को निभाने के लिए वहां बिजी रहा। 17 तारीख के बाद में हम फिर निकलते हैं और फिर प्रयास शुरू होता है। और 17 तारीख के प्रयास शुरू होने के बाद में हमारे पास 3-4 क्लोजिंग आ चुकी थी और फाइनल था कि जिस तरीके के प्रयास किए थे 30 तक पैक कर देंगे। लेकिन मजा देखिए ऊपर वाले की कृपा, मशीनें स्टॉक से आउट हो गई कि आप SD 501 नहीं लगा सकते। दिमाग ने लिया कि कोई बात नहीं, 20,000 ऊपर लगा लेंगे, प्रीमियम वाली ले दिलवा देंगे लोगों को। जहां से दौड़ियां सी निकालेंगे तो 99 भी निकल सकते हैं। उस पर प्रयास किया, दूसरे दिन वो भी आउट ऑफ स्टॉक। ज्वाइनिंग लगना बंद हो चुकी थी। स्पीड थोड़ी कम हुई लेकिन हौसला नहीं टूटा था। स्पीड टूटी थी, हौसला नहीं। लगातार लगे रहे। अच्छी सूचनाएं आने लगी। दिसंबर के आखिर तक ये था कि 4-5 तारीख तक फिर से ये स्टार्टअप हो जाएगा। फर्स्ट वीक में दिसंबर के एक मीटिंग इस सतपाल साल जो आए हनुमानगढ़ में, संग्रिया के पास होटल है
इमली होटल, उसमें एक जो 3A से अबव लोगों की, शिवाजी की पूरी टीम, अमृत प्लस की एक मीटिंग थी कि 3A से अबव लोग सभी थे, तो मेरी टीम के भी सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। उस मीटिंग में बताया गया कि सब कुछ हो जाएगा शुरुआत 1-2 दिन में। और एक बात वहां पे एक बताई गई थी सतपाल सरदार, कि आज हम जहां दौड़ रहे हैं वो दिशा ही गलत है, कि हम 3A को 4A, 4A को 5A बनाने में लगे हैं, जबकि 3A 2A 4A आपकी टीम में होते कितने हैं? अगर कोई 6A है तो 5, 7, 10, उससे ज्यादा नहीं होते। और एक 6A है तो उसकी टीम में 1A कितने होते हैं? 80 से ज्यादा। तो जोर 1A को 2A बनाने में लगाना चाहिए, क्योंकि वो 80 है स्ट्रेंथ में। और मेरी टीम ने इस आइडिया को दिमाग में ले लिया था उस दिन। और ऊपर से किस्मत देखिए कि नया रिक्रूटमेंट वाला ये बोनाजा भी आ गया कंपनी का, 50वीं एनिवर्सरी वाला, कि 1A 2A पे 2,000 और 1,000 अपलाइन को। और इसी को लेके 1A 2A बनाने के मेरे टीम में 12 लोगों को हमने मिलके 1A 2A बनाया। और उस 12 लोगों को 1A 2A बनाने के रिजल्ट है कि ये 46 क्लोजिंग हुई। इस टीम में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मेहनत की नथुराम जी गढ़साना टीम से, और उनकी पूरी टीम ने, मदन जी ने, सतीश जी ने, मनीष जी ने, अनिल जी नेहरा गढ़साना टीम से, मावी जी मौसा, शिवजी सर, जिन्होंने अपनी टीम में से 1A 2A बनाए। प्रदीप बुढ़ानिया हनुमानगढ़ से अपनी टीम में 2 लोगों को 1A 2A बनाया। और आज उसी का ये रिजल्ट है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि हिस्ट्री क्रिएट होगी मेरी टीम में दीपक सर, तो ये ऊपर वाले की कृपा थी और मेरी टीम की पूरी मेहनत थी। आज अगर मैं देखूं कि इस कंडीशन से निकलकर जो बात थी कि 50 लाख के लोन उतरने की और 46 क्लोजिंग के साथ अगर कोई आदमी 6 से पैक करता है तो क्या हो सकता है, आप सभी को पता ही है। तो आधे से ज्यादा कवर हो चुका है सर, आधे से ज्यादा कवर हो चुका है। 1 साल अभी हुआ है, अभी जो आने, अभी तो शुरुआत हुई है। मुझे नहीं लगता कि 3-4 महीने से ज्यादा पकड़ेगा वो 50 लाख वाला मामला। कुछ चीजें हैं जो मैंने और की, उसके ऊपर अपने बात करते हैं कि अगर यहां तक मैं पहुंचाऊं तो उसके पीछे कुछ और चीजें हैं जिसके ऊपर आज कोई भी आदमी उन चीजों को फॉलो करता है तो ये 1 साल ज्यादा है 6 से बढ़ने के लिए, इससे कम टाइम में भी बढ़ा जा सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। अब वो नहीं रहा कि एक आदमी को आप 1 साल तक फॉलो करोगे। 1 साल तक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माहौल बन चुका है, मोमेंटम आ चुका है। अगर आप अपने आप को, हम सभी लोग मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं, तो ये इससे पहले भी किया जा सकता है। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो अपने करें, क्योंकि ये बिजनेस है वो एक नंबर वाले ताले की तरह है। नंबर वाला एक ताला होता है जिसमें कुछ डिजिट को एक सीध में किया जाए तो वो खुल जाता है। उसी तरीके से इसमें कुछ चीजें हैं, अगर उनको लगातार एक साथ किया जाए तो कामयाबी आ सकती है। लेकिन सभी जो डिजिट है उनको उसी क्रम में करना पड़ेगा और एक साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक आज मिला दें उसको, एक दूसरे दिन मिला दें या एक तीसरे दिन करके जाए तो वो ताला उस चौथे दिन ही खुलेगा। या यूं मानिए कि हमारे पास एक मोबाइल है, उसके 10 नंबर हैं, उस 10 नंबरों को एक क्रम में एक साथ मिलाएंगे तो उस प्रॉपर आदमी के पास फोन जाएगा जिसका वो नंबर है। अगर उस नंबर में से अपने को 5 नंबर आज मिला दें और 5 कल मिलाएं तो क्या नंबर मिलेगा? या पहले वाला एक नंबर छोड़ दें और पीछे के 9 नंबर मिला दें तो क्या वो फोन मिलेगा? या बीच के 2 डिजिट को छोड़ दें, आजू बाजू के 4-4 को मिला दें तो क्या नंबर लगेगा? सारे एक साथ करने पड़ेंगे। और कुछ चीजें इसमें बिजनेस में ऐसी हैं जो एक साथ लगातार कोई आदमी 1 साल तक अनवरत करता रहता है तो ये 6 से आ सकता है। जिसमें पहली चीज है किताबें।
3 किताबें मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि कोई भी आदमी उन 3 किताबों में को लगातार 15 मिनट ही पढ़े, चाहे रोजाना लगातार अगर पढ़ता है 1 साल तक, तो ये सीख से आ सकता है, जिसमें लोक व्यवहार, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और तीसरी किताब है एटॉमी हैबिट्स। ये मैं पढ़ रहा हूं अभी, एटॉमी हैबिट्स जो है। लोक व्यवहार जो किताब है वो मैनुअल है ह्यूमन रिलेशनशिप का, जो आज से 500 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। अगर इस किताब को ही पढ़ता है तो ये इस बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सहायता करती है, क्योंकि ये आपको वो चीजें बता देगी, आपकी अपलाइन, हमारी अपलाइन अगर हमें कोई बताती है, बात बताती है, तो हो सकता है हमें कुछ करने को लिए बोलती है, तो हो सकता है कि हमें बुरा लग जाए। लेकिन जब आप इस किताब में से पढ़ेंगे, ये किताब आपको बोलेगी कि आपको ये करना पड़ेगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अपने बात करें कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, समस्या यहां शुरू होती है कि बड़ा सोच ही नहीं पाते, आज तक ऐसा कुछ है ही नहीं। मान लीजिए अपने पास मोबाइल है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें से हमें कोई फाइल ढूंढनी है, और उस फाइल को ढूंढनी है तो उस अपने सर्च ऑप्शन में जाके उस फाइल का नाम डाल के अगर इंटर मारेंगे, अगर वो फाइल कंप्यूटर में है तभी तो खुलेगी ना। अगर कंप्यूटर में वो फाइल डाउनलोड ही नहीं की हुई है तो खुलेगी कहां से। और हमारा ये जो कंप्यूटर है ना, यहाँ पे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीने की हम बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डाउनलोड ही नहीं है, वो फाइल खुलती नहीं है। और जो बड़ी सोच का बड़ा जादू है, वो किताब पढ़ने से वो फाइल डाउनलोड होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आप 5 लाख, 10 लाख भी कमा सकते हो उस किताब को पढ़ने से। वो फाइल डाउनलोड होगी, और जब डाउनलोड हो चुकी है वो, और आप सर्च ऑप्शन में इंटर मारोगे लिख के, तो आएगा कि 5 लाख तू कमा सकता है, 10 लाख भी कमा सकता है महीने का। और ये किताब वो काम करेगी कि वो फाइल डाउनलोड करेगी। सबसे पहली चीज है कि बड़ा सोचे कैसे, विजुलाइज कैसे करे कि इतने पैसे भी आ सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करवाना चाहूंगा। संतरा होता है जी, संतरा, और संतरे को अपने छिलते हैं तो वो बड़ा आसानी से छिल जाता है, सॉफ्ट होता है उसके ऊपर का जो छिलका है। दूसरा एक इसी में होता है, जिसको हमारे एरिया में ज्यादा होता है, किन्नू बोलते हैं उसको। वो संतरे से थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, उसको छिलने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। तीसरा एक मौसमी होता है, उसको चक्कू से छिलना पड़ता है, उससे हाथ से नहीं छिल सकते, वो उससे भी, किन्नू से भी हार्ड होता है। और चौथा नींबू। क्या आप नींबू को छिल सकते हैं? मैं बताता हूं आपको किस तरीके। अगर नींबू को छिलना है तो अपने को इन 3 अंगुलियों में उसको पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर चाकू से उसमें, चाकू लेके कट लगाना पड़ेगा, और जहां कट लगा है उसकी चमड़ी को यूं पकड़ के खींचना पड़ेगा। और जब खींचेंगे और इसको छीलेंगे तो उस नींबू के अंदर से रस टपकेगा। वो आप खींच रहे हैं, उसका रस टपक रहा है, और आपका हाथ नींबू के रस से सना जा रहा है, कोनी तक आपके ये नींबू का रस आ रहा है। और आपने जब छीना, ईमानदारी से एक बात बताइए कि जितने लोगों ने ये स्टोरी सुनी, ऐसे कितने लोग हैं जब नींबू का रस टपक रहा था मेरे हाथ के ऊपर से तो जिनके मुंह में पानी आ गया? नींबू कहां है? सिर्फ अगर विजुलाइज करने से हमारे मुंह में पानी आ सकता है नींबू के नाम लेने से, तो पैसा भी आ सकता है सोचने से। पैसा भी आ सकता है। सोचिए, कई बार हम बैठे बैठे किसी अच्छी चीज को सोचते हैं और हम हंसने लग जाते हैं, और कई बार किसी बुरी चीज को सोचते हैं, बुरी याद को सोचते हैं, और हमारी आंखों में पानी भी आ जाता है। तो अगर हम पैसे के बारे में भी सोचेंगे कि 10 लाख कमा सकता हूं, तो वो भी आएगा। और वो सोचना, बड़ा सोचना सिखाएगी ये किताब, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और तीसरी किताब है एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर ने इस किताब में इतनी बारीकी से लिखा है कि कोई भी बड़ी कामयाबी किसी काम को एक बार बड़े रूप में करने से नहीं आती। कोई भी बड़ी कामयाबी है वो किसी भी काम को छोटा छोटा रोजाना लगातार लंबे समय तक करने से आती है। क्योंकि आप, हमारी जो आदतें हैं वो आज 20 साल में बनी है। छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम कामयाब हो सकते हैं, और कामयाबी कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन वो हमेशा आती छोटी छोटी आदतों को बदल के ही है।
क्लियर लिखा है कि किसी भी काम को आप लगातार 15 मिनट भी करो। मान लीजिए आपने योगा शुरू किया और आपने एक दिन में पूरे दिन के सारे कपालभाति, ये अनुलोम विलोम सब कर दिए एक दिन 24 घंटे लगातार, दूसरे दिन आप उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन यही योगा चाहे आप 20 मिनट भी करें और आप पिछले 15 साल से कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। सुबह से लेकर शाम तक एक दिन जिम जाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 1 घंटे लगातार 3 साल करेंगे तो आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट दिखेगा। और एक हफ्ते या एक दिन डेमो दिखाने से भी कुछ नहीं होगा। लगातार कम से कम एक डेमो रोजाना 1 साल से 2 साल तक दिखाने से आपका लेवल आएगा, अचीवमेंट आएगा। और ये जो चीजें हैं, ये आदतें हैं, हमें ये किताबें पढ़ने से ही मिलेगी। दूसरा, रिलेशन विद योर अपलाइन, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सर ये। अगर इस बिजनेस में कोई आदमी कामयाब होना चाहता है तो उसका अपलाइन के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा, अच्छा भी नहीं कहूंगा मैं, बहुत अच्छा होना चाहिए, पूरा सबमिशन। क्योंकि इस कायनात में सिर्फ एक आदमी है जो आपकी कामयाबी के लिए सोचता है, प्रयास करता है, वो है आपकी अपलाइन। इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए 99% लोगों को अपलाइन सपोर्ट करते हैं। अपलाइन का रोल रहता है 90%, और हम यही गलती कर जाते हैं। ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि मैंने जिस दिन से इस बिजनेस को शुरू किया उस दिन से लेकर आज तक, चाहे वो सुभाष जी हो, मैनपाल सर हो, दीपक सर हो, सुदेश मलिक सर हो, हर उस बात को जो उन्होंने इंपॉर्टेंट कह के बोला मैंने किया। कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। और कभी मुझे लगा कि मेरी इस बात से मेरी अपलाइन को बुरा लगी है ये बात, उसी दिन, वैसे मैं महीने भर चाहे बात नहीं करता हूं, और अगर मुझे ये लगा कि मेरी अपलाइन को ये मेरी बात बुरा लगी है, सेम डे उस दिन मैंने माफी मांगी है कि अगर हो सकता है कि मैं गलत हूं, अगर आपकी मेरी इस बात से आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इस बात के दीपक सर और सुभाष जी मंडा गवाह हैं कि बगैर किसी बात के भी अगर मुझे ही लगा है, उनके मन में भी नहीं है ये बात, मैंने माफी मांगी है कि अगर आपको ये इससे दिल में ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और उससे मैं छोटा नहीं हो जाता। मुझे पता है कि मेरी अपलाइन के साथ मुझे रिलेशन रखने हैं, क्योंकि डाउनलाइन तो हजारों और भी आ जाती हैं, लेकिन अपलाइन तो वही रहेंगी 2-3 उनके साथ। और लोग यही गलती कर जाते हैं, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद अपने लिए गड्ढा खोल लेते हैं कि अपनी अपलाइन के साथ रिलेशन नहीं बना पाते, लगातार मेंटेन नहीं रख पाते। और ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप अपनी अपलाइन के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं तो वो 4 पांवों पे टिके हुए हैं वो रिलेशन, कि किस तरीके के रहेंगे। उसमें से 4 जो हैं, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ट्रुथ और ओपननेस। ट्रस्ट, विश्वास कीजिए आंख बंद करके। अगर आपकी अपलाइन ये बोलती है कि आपको ये इतने डेमो दिखाने से ये कामयाबी मिलेगी, तो आंख बंद करके विश्वास करके लग जाइए वो डेमोस्ट्रेट करने के लिए। अगर अपलाइन बोलती है, मुझे मेरी अपलाइन ने बोला कि दिल्ली में 15 लोगों को लेके जाना है कम से कम, मैं लेके गया, पोजीशन नहीं थी, 17 क्लोजिंग थी, बुरी हालत से निकला था, मशीन भी खरीदी थी, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर मैं 70-75 हजार का खर्चा कर चुका था। क्योंकि वो शुरुआत है तो वैसे स्टार्टअप देना ही पड़ेगा, और वो लौट के आएगा हजारों गुना होके। पिछले 1 महीने के चेक को अगर मैं उस खर्चे से दूं तो उसका 20% भी नहीं लगा था सर आज तक मेरा खर्चा। मेरी टोटल टीम बिल्ड करने के लिए जो मेरे पिछले महीने का चेक है, उसका 20% भी टोटल खर्चा नहीं हुआ पिछले 1 साल में मेरा। क्या मानेंगे उसके? तो विश्वास कीजिए। अगर अपलाइन आपको, आप हर आदमी जो शुरुआत करता है तो उसको खुद पे भी विश्वास नहीं होता मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन आपकी अपलाइन को आपके ऊपर विश्वास है कि आप कामयाब हो सकते हैं, और वो बोलती है कि एक दिन तुम कामयाब होंगे। तो प्लीज
विश्वास कीजिए, आप कामयाब हो सकते हैं, आप भी होंगे कामयाब अगर आपकी अपलाइन ये बोलती है। दूसरा, होनेस्टी, ईमानदारी, किसी दूसरे के साथ नहीं, खुद के साथ। अपलाइन के साथ साथ ऑनेस्टी है वो खुद के साथ। कोई भी ये काम जो करके आपको लगे कि ये जो मैंने काम किया है, ये काम अगर मेरी अपलाइन को पता चलेगा तो वो बुरा मानेगी, तो मत करें। ठीक उसी तरीके से ऑनेस्टी, ईमानदारी अगर देखें, अपने घर में होते हैं और जब कोई बच्चा कोई काम करता है, अच्छा या बुरा, उसको पता होता है कि ये काम अच्छा है या बुरा है। क्योंकि बुरे काम की एक ही डेफिनेशन है कि वो काम करने के बाद में अगर अपने घर वालों को पता चले कि ये काम किया है और वो डांट पड़ेगी तो वो बुरा काम है, और शाबाशी मिलेगी तो वो अच्छा काम है। तो यहां पे भी ईमानदारी से काम करें। 1A 2A 3A 4A 5A, ये सीढ़ियां हैं, और आपकी 6A में आपकी 1A का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। और लोग यहां आके ऑनेस्टी खो देते हैं कि जैसे ही 4A खुली तो 1A को भूल जाते हैं, जबकि 4A बनाने में उस 1A का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और आखिर में आपके 4A 5A से ही आपको एक ही यूनिट आने हैं, बल्कि 2,500 ही आने हैं। उस 2,500 के लिए काम करें। ये 4A 3A 5A ये ट्रैप है, जो बाधा है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कि हम उस मोमेंटम को तोड़ देते हैं जहां से बिजनेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और वहां से फोकस हटा के 4A में भाग रहे हैं। 4A के एक नए 4A के साथ भागते हैं और वो पूरे महीने में एक क्लोजिंग नहीं ला पाता। अगर आप 1A में भागते तो वहां से 10 क्लोजिंग निकती, 4A से ज्यादा पेमेंट आपको आती, इनकम आती। लेकिन ईमानदारी से, चाहे वो आपकी 1A है, चाहे वो आपकी 2A है, चाहे वो आपकी 3A है, चाहे वो 5A है, चाहे 6A है, सबको एक जैसा देखें, एक ही दृष्टि से देखें। बच्चे हैं वो हमारे, अगर हमारे दो बच्चों को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो कम मेहनत करता है चाहे वो ज्यादा मेहनत करता है, अगर एक जैसा प्यार करते हैं तो डाउनलाइन को भी एक जैसा प्यार करना सीखें, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज में से हो आपके। ट्रुथ, सच्चाई का व्यवहार करें। आपके अंदर और आपके बाहर, आपके शब्दों में एक जैसा होना चाहिए मामला। ऐसा नहीं है कि आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर आप दिखाते। कुछ लोग होते हैं ना सर, कि अपलाइन की चापलूसी करते हैं, अपलाइन के सामने होते हैं तो कुछ और पीठ पीछे होते ही अपलाइन की बुराई करना शुरू करते हैं, बला 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 बला। इस चीज से बाहर निकलें। सबसे बड़ी बात है ये, सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि जब आपकी अपलाइन सामने होती है तो आपकी डाउनलाइन आपके साथ होती है और आप उसकी चापलूसी कर रहे हैं कि जी मेरी अपलाइन ये, मेरी अपलाइन वो। और जब आपकी अपलाइन सामने नहीं होती और आप बुराई कर रहे होते हैं तो किसके सामने कर रहे होते हैं? डाउनलाइन के साथ। तो वो क्या सीखेगी कि ठीक है सामने बोलना है और पीछे से बुराई करनी है। डुप्लीकेट क्या होगा? आज हम जो बोएंगे वो 1,000 गुना होके हमें वापस मिलना है। तो अगर आपकी अपलाइन लोगों के सामने आप भगवान मानते हैं तो उनकी पीठ पीछे भी उसको वही इमेज बनाएं कि मेरी अपलाइन तो भगवान है, तो आपकी डाउनलाइन भी वही डुप्लीकेट करेगी। अगर आप सामने सामने दिखाने के लिए करते हैं और अंदर से कुछ और है तो वाइब्रेशन जाती है सर। एक स्टोरी से मैं रिलेट करवाना चाहूंगा कि एक बार एक राजा जी थे, कोई उनके घर में अच्छी चीज हुई तो उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को पुरस्कार देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए इनवाइट किया। तो जितने भी गरीब लोग थे सभी लोग आ रहे थे और वो उनको कुछ न कुछ दे रहे थे। तो राजा जैसे ही दे रहे थे एक व्यक्ति आया, और जैसे ही एक व्यक्ति आया उसको गिफ्ट देने लगे राजा, तो राजा के मन में विचार आया कि इसके कोड़े लगवाए जाएं। शाम को राजा ने अपने वजीर को बुलाया कि मैं अच्छा करने के लिए गया था, पुण्य करने के लिए गया था, लेकिन मैं पाप कर्म खटके आया हूं। मेरे मन में ये विचार आया तो आया क्यों? तो वजीर भी पूरा पहुंचा हुआ था। उसने कहा सर एक बार मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा महीने भर का, मैं इसके ऊपर पूरी स्टडी करके फिर आपको इसका कैलकुलेशन करके नहीं बताता हूं कि क्यों हुआ। 1 महीने के बाद में वजीर ने उसी व्यक्ति को फिर से इनवाइट किया। राजा को बोला गया कि आज वो व्यक्ति आपके सामने फिर आएगा और आपको फिर उसको कुछ ना कुछ देना है। और जैसे ही वो व्यक्ति राजा के सामने आया तो राजा ने
उसको सम्मान देने के साथ साथ ये लगा कि इसको तो गले लगाना चाहिए यार। जाने के बाद में राजा ने वजीर से पूछा कि ये कैसे चेंज हुआ, ये कैसे संभव हुआ कि उस दिन यही व्यक्ति जिसको मैं कोड़े लगाने के बारे में सोच रहा था, आज मुझे लगा कि मेरे अंदर के भाव ही बदल चुके हैं। वजीर ने सामने से जो जवाब दिया कि ये जो व्यक्ति है ये चंदन की लकड़ियों को बेचने का काम करता है, और इसकी चंदन की लकड़ियां खासकर ज्यादा तभी बिकती है जब कोई राज परिवार में मृत्यु होती है, तो उसके अंतिम संस्कार में वो बिकती हैं। तो इसके अंदर के जो भाव थे कि ये हमेशा सोचता रहता था कि राजा के परिवार में से कोई मरे तो मेरी लकड़ियां बिके और मेरा घर चले। पिछले 1 महीने से आपके घर का जो खाना बन रहा है वो इसकी चंदन की लकड़ियों से बन रहा है। उसके अंदर के जो भाव है वो ये आने लगे कि ये परमात्मा राजा के परिवार को और बड़ा कर ताकि मेरी लकड़ियां रोजाना और ज्यादा बिके। अगर उसके अंदर के भाव बदले हैं तो आपके अंदर के भाव भी बदले हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन कहीं ना कहीं जाती है। अगर हम अंदर से बुरे हैं और ये सोचते हैं कि अपलाइन को पता नहीं चलता, हो सकता है कि अपलाइन को वैसे पता नहीं चले, लेकिन वाइब्रेशन अच्छी नहीं रहेगी, और वाइब्रेशन अच्छी नहीं रहेगी तो रिलेशन भी अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे ट्रुथ, सच्चाई का व्यवहार करें कि जो आप अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखे। आपको कोई चीज गलत लगती है तो अपलाइन के मुंह पे बोले कि ये गलत लग रहा है मुझे, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा अपलाइन के द्वारा। चौथी चीज है ओपननेस, कि जब भी आप किसी को अपलाइन मान लें तो खोल के रखने अपनी किताब को कि सर मैं ये हूं, मेरे घर का खर्चा इतना है और मैं ये काम कर रहा हूं, और इस काम को करने से मेरे घर का खर्च निकल रहा है, या मेरे बच्चों की पढ़ाई है, ये है, उनका इतना पैसे का खर्च होता है, इतना आने वाले टाइम में मेरे खर्चा है, बच्चे की शादी है, सब खोल के रख दें। और खोल के रखने के बाद में आपकी अपलाइन ये कह दे कि हो जाएगा, तो उसके बाद बार बार अपनी गरीबी का रोना ना रोएं कि मैं गरीब हूं, क्योंकि आपकी अपलाइन को एक बार बता दिया ना तो भी उसको पता है कि आप ये कंडीशन है आपके घर की। और अगर आप बार बार इसी रात का रोने के लिए रोते रहेंगे तो अपलाइन इरिटेट होगी, या फिर आपको बधाइयां देगी भी, ठीक है बधाई हो आपको। तो ओपन आपने कर दिया, उसके बाद में चैप्टर खत्म। लग जाएं, ये चारों काम करें कि विश्वास करें, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ करें, सच्चाई के साथ करें, और आपने बता दिया, कहानी खत्म। तीसरी चीज देखें, यूज द पावर ऑफ अपलाइन। हमारी जो अपलाइनें होती हैं उसमें एक शक्ति का प्रवाह होता है, और ये शक्ति जिस तरफ भी अपना रुख कर लेती है उस तरफ बैंकों में चेक आने शुरू हो जाते हैं, बैंकों में इनकम आनी शुरू हो जाती है, बैंक भरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारी अपलाइन का रुख हमारी तरफ क्यों मुड़ेगा, ऐसा हम क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए 4 चीजें हैं फिर। पहली चीज है रिस्पेक्ट, दूसरी है ओबीडियंट, आप कहा कितना मानते हैं, तीसरी चीज है एलडीपी आरटीपी में आप कितना नजर आते हैं, और चौथी चीज है परफॉर्मेंस। अगर आपकी अपलाइन का रुख आपकी तरफ मुड़े तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप उनको दिल से रिस्पेक्ट करें, सम्मान दें उनको। आपकी अपलाइन आपके सामने नहीं है और आपके विचार में वो आ गई कि मेरी अपलाइन, तो आपको यहां से प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरी अपलाइन है। आप एक बार खुशी से खड़े होने चाहिए, इतना सम्मान होना चाहिए, तब बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि अगर दिखावे के लिए हम कर रहे हैं तो वो तो वही चीज है, अंदर और बाहर सेम होना चाहिए। अगर आप अपनी अपलाइन का सम्मान करते हैं और जब आपकी अपलाइन खड़ी है, पूरी भीड़ में खड़ी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगना चाहिए कि आप सम्मान करते हैं। लोगों को पता लगना चाहिए कि अपलाइन है तो अपलाइन का सम्मान में बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, लगना चाहिए रिस्पेक्ट हो रही है। ओबीडियंट, कहा हुआ कितना मानते हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आज तक मेरी अपलाइन ने मुझे जो भी कहा 100% फॉलो किया, 100% फॉलो किया। मैंने एक बार भी अपना दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने कहा ये ऐसे, मैंने कहा यस, नो निकला ही नहीं मेरे मुंह से आज तक।
और अगर आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट फास्ट आया है तो उसमें इन चीजों का बहुत बड़ा रोल है। 1 लाख लोगों में से एक आदमी होता है जो अपनी टीम अपने नीचे से खुद ही लेके जाता है, बाकी सभी लोगों को अपलाइन की जरूरत पड़ती है। और इस बिजनेस में आप 13,000 26,000 महीने के कमा सकते हो बगैर अपलाइन के। अगर आपको एक महीने में कमाने हैं तो अपलाइन की जरूरत पड़ती है। तो 13 26 कमाने हैं तो लगे रहिए अपने लेवल पे। अगर आपको कमाने हैं की जरूरत पड़ेगी तो ये चीजें करनी पड़ेगी। तीसरा, एलडीपी में और आरटीपी में, मीटिंग सेमिनार में, जूम में आप कितना नजर आते हैं, क्योंकि अपलाइन का रुख आपकी तरफ कब होगा कि जब आप यहां पे लोग उनको नजर आएंगे उनके सामने और उनको लगेगा कि दौड़ रहा है बंदा लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप आ जाएगी। अगर आप उनको सम्मान देते हैं, कहा हुआ मानते हैं, मीटिंग सेमिनार में, इवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जूम मीटिंग में आप रहते हैं उनके साथ हर जगह, तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएंगे आपके पास। क्योंकि अपलाइन जो होती है ना वो मधुमक्खी होती है सर, जहां शहद दिखेगा अपने आप आ जाएगी। और चौथी चीज है परफॉर्मेंस। आप ये सब कर रहे हैं लेकिन 1 साल से लगे हुए हैं और आपकी क्लोजिंग एक भी नहीं हो रही है, तो इन सब करने का मतलब क्या है? अगर आप ईमानदारी से ये काम करते हैं, अगर आप ईमानदारी से मीटिंग में आते हैं, ईमानदारी से जूम अटेंड करते हैं, ईमानदारी से आप सेमिनार में आते हैं, आरटीपी एलडीपी सब अटेंड कर रहे हैं, ईमानदारी से आप डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज छूट रही है। मोबाइल नंबर के 10 कैरेक्टर में से 1 2 अंक छूट रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही है। अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, तो बैक टू बेसिक, शुरू वहीं से करें कि कहां से गलती हो रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी डाउन लाइन में कोई ऐसा आदमी आए जो आपको सम्मान दे और धूम धड़ाके के साथ बहुत सा बिजनेस लेके आए, वो आपकी हर बात को माने, तो आपकी अपलाइन भी आप में से वो गुण ढूंढती है। बन जाओ, वैसे गुण अपना लो, नहीं तो ये जो पावर है वो आपके बगल से होते हुए किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सबसे बड़ा रोल, यूज द पावर ऑफ अपलाइन, कि अपनी अपलाइन के पावर को यूज कीजिए। यूज सिस्टम, नेक्स्ट वन इज सिस्टम को यूज करें, क्योंकि अकेले हम भागते भागते थक जाएंगे। जब तक हम सिस्टम को यूज नहीं, सिस्टम का क्या मायने रखता है? एक बंदूक की गोली इतनी सी होती है, हाथ में लेके कितनी जोर से भी सामने वाले को मार दो, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं, पता भी नहीं चलेगा उसको। लेकिन उसी बंदूक की गोली को सिस्टम में बंदूक में डाल के हल्का सा भी अंगुली का इशारा कर दिया तो सामने वाले का पता नहीं चलेगा। फर्क क्या रहा सिस्टम का, कि उसी बंदूक की गोली को, आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम है लेकिन आप उसको सही तरीके से सिस्टम के साथ यूज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम को सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। हमारी डाउनलाइन में कोई व्यक्ति आता है, उसको लगता है कि यार क्या बात है, क्या डेमो दिखाया सर, पानी में ऐसा होता है, आग लग जाएगी, मैं तो आग लगा दूंगा, मेरे ये जानकार, ये रिश्तेदार, मैं 50 मशीनें तो यूं बेच दूंगा। मेरी अपलाइन ने मुझे ये करने से रोका कि मत बेच, 50 नहीं बेचनी है, मशीन बेचने का काम नहीं है। पहले पहला जो काम है वो ये काम है, 1 महीने तक जूम में आने से पहले किसी को बताना नहीं है। ये ध्यान रखना कि पहले जूम में आ 1 महीने, उसके बाद में किसी के पास जाना, मेरे बताए बगैर उससे पहले किसी के पास चला मत जाना। पहले 1 महीने जूम में आ, सीख, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में मशीन लेके दौड़ेगा और आधी अधूरी जानकारी के सामने वाले के पास जाके बोलेगा, वो किसी को समझाने जाएगा और वो उसको इतना अच्छे तरीके से समझा के सामने वाला भेज देगा कि दोबारा हिम्मत ही नहीं होगी खड़ा होने की। लेकिन जब वो जूम में आएगा ना, तो जूम में आएगा तो बड़ी बड़ी तोपें जो आज यहाँ पे दिग्गज हैं वो बताएंगी कि 3 महीने तो मेरा भी कुछ नहीं बना था, बात उसके समझ में आ जाएगी। वो अगर जूम में आना शुरू हुआ तो वो सारी चीजें, वो सारे बेसिक उसको पता चल जाएंगे।
वो सारी गलतियां जो लोगों ने की यहां से पता चल जाएगा कि ये नहीं करना है। सिस्टम को यूज करें। अगर किसी को बढ़िया स्टार्टअप दिलाना है तो जो भी आदमी आपकी टीम में आ चुका है, अपने खर्चे पे उसको कम से कम एक आरटीपी जरूर अटेंड कराएं, क्योंकि वो 13, 26, 39, 52 आपको दे के गया है। तो इतना तो हक बनता है कि आपको उसको दिखाएं कि सिस्टम क्या है, कितने लोग कमा रहे हैं और कैसे कैसे कमा रहे हैं। तो आरटी में उनसे मिलवाएं और उस आरटीपी में अपनी सभी उन अपलाइनों से पर्सनली मिलवाएं। वो उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी तो वहां से उसका स्टार्टअप हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिफिकेशन। अच्छा अच्छा बोलना करना, हर चीज के बारे में, अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, हर उस चीज के बारे में जो इस सिस्टम से रिलेट करती है अच्छा ही बोलना है। एडिफिकेशन के जो डिक्शनरी के मायने हैं सतीश जी पंडित बताते हैं, लिफ्टिंग पीपल अप मोरली एंड स्पिरिचुअली, कि लोगों को ऊपर उठाने का बिजनेस है। स्पिरिचुअली और मोरली, लोगों को ऊपर उठाते उठाते हम अपने आप, बिजनेस हमारा है वो उठ जाएगा। तो एडिफिकेशन करना सीखें। इतना ही था सर। इसी के साथ जो आज तक मैंने सीखा, मैंने प्रयास किया, जो मैंने अनुभव किया, मैंने प्रयास किया कि मैं बढ़िया तरीके से आपके सामने रख पाऊं। थैंक यू वेरी मच।